पागल आंखों वाली लड़की पार्ट 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वो जिंदगी से तंग आ गई थी। वो फरार चाहती थी, मरने की दुआएं मांगती थी, मगर मौत मांगने वाले को मौत नहीं मिलती और ज़िंदगी मांगने वाले को जीना नसीब नहीं होता। रमज़ान का आखिरी रोज़ा था। बाबा की तबीयत आज फिर बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल से वापसी पर बिस्तर पर लेटे बाबा ने इसे पुकारा, ईशा पुत्री। जी बाबा। पुत्री, एबटाबाद चले? बाबा, मैं इस शहर में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ मरने के बाद मुझे एबटाबाद की ज़मीन नसीब हो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, देखना भले चंगे हो जाएंगे आप। वो इन्हें हौसला देने लगी। एक साथ कई दुखों ने से आ गिरा था, थका दिया था जिंदगी ने उसे। हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी इस शहर से दूर जाना चाहती थी। इस शहर में ज़ई की खुशबू इसे तंग करती थी। इसके बाइक की आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह महसूस होती। बस शहर में मेरे लिए आता है, ये जुमला इसे रात में सोने नहीं देता था। इसने सुना था, जिस मोहब्बत का आगाज़ और इजहार औरत की तरफ से हो, उस मोहब्बत की कोई औकात, कोई मंजिल नहीं होती। वाकई वो मान गई थी। और फिर जब आगाज़ और इजहार में पहल इसी ने की थी, तो अब मोहब्बत का अंजाम भी इसे ही करना था। रिश्तों में दूरी तो वो कर चुका, अब बस रास्तों में दूरी बाकी थी। वो बाप बेटी दोनों फरार चाहते थे, मगर शहर बदलने से दिलों पर छाए बोझ कहाँ कम होते हैं। फरार सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है, और वो थी मौत। और दोनों में से किसी एक को नसीब होनी थी। प्रॉपर्टी डीलर के हाथ घर बेचकर उन्होंने बाकी का कर्ज अदा कर दिया था। ईद उल फितर के 5वें रोज़ उन्होंने अपने इस घर को आखिरी बार नज़रों में भरा और ट्रेन के जरिए एबटाबाद के लिए निकले। नेक्स्ट सीन। घर की दहलीज से गली के आखिर तक हर कदम के साथ आंसू इस शहर की ज़मीन में जब्स होते रहे। सुबह बाद 10 फजर गलियां सुनसान थी। वो ज़मीन पर बैठी और मुट्ठी में रेत को भरकर टिश्यू पेपर में बंद कर दिया। जिस शहर को तेरे कदमों ने छुआ, वल्लाह मैं उस मिट्टी के सदके। वो रो रही थी। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई। पानी की चंद बूंदें इसके चेहरे पर पड़ी तो इसके जाने पर आसमान भी रो रहा था। घर से प्लेटफार्म तक के रास्ते वो रोती आंखों से आंसू खुश्क करती और इस शहर की एक एक गली को अपनी आंखों में भर लेती। ट्रेन ने सायरन देकर झटका खाया। कराची के रेंगते मंजर इससे खोने लगे। वो अब भी रो रही थी। इसके आंसू ट्रेन की खिड़की को गीला कर रहे थे, और रोना तो शायद इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो इसे इसके लिए छोड़ आई थी जिसके लिए वो इस शहर आता था। नेक्स्ट सीन। एबटाबाद आए हुए इन्हें 15वां रोज़ था जब इसके बाबा को शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से वापस लाया गया था। किसी ने जब इससे कहा कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वो चीखी और लड़ने लगी। डॉक्टर्स खुदा तो नहीं है जो जवाब दे दे। फिर एक सुबह इसकी आंखों के सामने इसकी ज़िंदगी उजड़ गई। बाबा भी इसे छोड़ गए। कराची से इसे सब फ्रेंड्स की कॉल आई, सिवाय ज़ई के। मर्द भी बड़ी अजीब शे है। औरत की आंखों से सितारे नोच कर इसे बेनूर करके लावारिसों की तरह फेंक जाता है। और फिर लावारिस कब्रों पर दुआएं कौन करता है? नेक्स्ट सीन। बाबा की डेथ के 20वें रोज़ इसे फरवा की कॉल मिली तो उसे पूछा। उसे बाबा की डेथ का बताया था फरी। हाँ। क्या कहा उसने? वही बात जो तुम्हें हमेशा कहता था। कह रहा था सभी ने मरना है। अभी वह उस जुमले से नहीं निकली थी कि फरी का एक और जुमला इसकी रूह कब्ज कर गया। इशे वो शादी कर चुका है। जिस दिन अंकल की डेथ हुई थी उस शाम सही की मायो थी।
शायद इससे आगे भी फरी ने कुछ कहा होगा, मगर फ़ोन पर इसकी गिरफ्त इतनी ही रह सकी और फ़ोन इसके हाथ से फिसलता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। अपने बिस्तर पर बहुत देर से नींद दराज सोचती हूँ वह इस वक्त कहाँ पर होगा। मैं यहाँ हूँ मगर उस कूचा रंगो बू में रोज़ की तरह से वो आज भी आया होगा, और जब उसने वहाँ मुझको न पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से इसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई, वो क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पर 100 बार वो उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं इससे नहीं बोलूँगा, आप ही आप, कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने ये सोचा होगा। राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब उसने हर सिमत मुझे आन के ढूंढा होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से कहा होगा, एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नहीं आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर चेहरा यही सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फ़कत मेरे बगैर, हाय किस दर्जा वहीं बज़्म में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे भी साख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज़्र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें, आँख में पड़ गया कुछ कह के टाला होगा, और घबरा की किताबों में जो ली होगी पना, हर सितर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली हुई इसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा, सोच के ये कि बहल जाए परेशानी ये दिल, ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्तफाकन मुझे उस शाम मिली मेरी दोस्त। मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो, कैसे थे। मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हा को मुझको देखा और फिर हंसी। उस हंसी में तो वो तलखी थी कि उससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया। इतना मालूम है कि ख्वाबों का भरम टूट गया। शिकस्ता कदमों से वो कमरे से निकली और लॉन में लगी क्यारियों के पास जा रुकी। अब वो पहले पौधे पर लगे ताज़ा सुर्ख गुलाब की पत्तियां नोचने लगी थी। आई गेट सही, आई गेट एवरीथिंग, आई लॉस्ट सही, आई लॉस्ट एवरीथिंग। एक एक करके सारे फूलों की पत्तियां इसने उठेर डाली थी। क्यारियाँ अपनी उचरी हालत को रो रही थीं और ज़मीन पर पड़े फूल अलग रो रहे थे। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो गले में लिपटा दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर फेंका और खुद ठंडे फर्श पर सीधा लेट गई। इसकी आंखों के किनारों से आंसुओं की लाइनें अब फर्श को गीला कर रही थीं। इसका बेआवाज़ रोना अब सिसकियों में ढल गया था। अगली सुबह बाबा की कब्र पक्की होनी थी। सारी रात रोने से भी इसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे। वो सारा दिन भी रोती रही, दीवार से पुष्ट लगाए। खामोशी से आंसू थे कि किसी रेले की तरह बहे जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पुरसा देने वाली खवातीन इसके पास आती, इसके बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती, इसे गले से लगाती, दिलासा देती और सब्र की दुआ देकर चली जाती। वो किस किस गम पर रोती, किस किस पर दिलासा मांगती। कोई एक गम तो नहीं था इसका, कुछ गम तो इसने खुद खरीदे थे। जब हमारे गुनाहों की तादाद बढ़ जाती है ना, तो हमारे दुखों की फहरिस्त भी इसी हिसाब से लंबी हुई चली जाती है। दिलासा देने वाले क्या जाने, हम एक शख्स नहीं कायनात हारे थे। नेक्स्ट सीन। डायरी लिखते जाने कब इसकी आंख लगी और वहीं टेबल पर सर रख कर सो गई। आसिया खातून की किसी पहर आंख खुली, इसे यूं बेतरतीब सोते देखा तो उठकर इस्तक आई, इसे जगाया। किसी के झंझोड़ने पर इसकी आंख खुली। डायरी बंद करके वो बिस्तर पर आकर लेट गई। तकिया फिर भीगने लगा। तेनू पलरा में छावा, रातों रात पलजा,
कल मुक्तिए एथे में परिणानी छांदी। नेक्स्ट सीन। वो आज भी मुरझाई हुई झाड़ियों में फंसी बैठी थी और इसके जिस्म से खून रिस रहा था। हाथों में नोकीले कांटे फंसने से हाथ खून आलूद हो रहे थे। वो आज भी मैरून चादर में चेहरा ढांपे थी। वो रो रही थी। इसके आंसू आंखों से बहकर इसकी चादर को गीला कर रहे थे। फिर इसने देखा इसका सर ज़मीन की तरफ झुकने लगा था, जैसे वो खुद को कांटों से आज़ाद कराने की कोशिशों में बेबस हो। उसका जिस्म रस रहा था। फिर उसे उसकी सिसकियाँ सुनाई दी। वो चलता हुआ इसके सामने जा रुका और इसे पुकारा, सुनो पागल आंखों वाली लड़की। सिसकियाँ थमी और पागल आंखों वाली लड़की ने सर उठाकर इसे देखा। मैरून चादर में वो आंसू भरी आंखें ऊपर को उठी। इसने गौर किया, इन आंखों के किनारों से आंसुओं की सफ़ेद लाइनें नहीं, खून के सुर्ख कतरे टपक रहे थे। इसे कैसी आई थी। वो डर कर 2 कदम पीछे हटा तो इसे लगा वो किसी ऊंचे पहाड़ से गिर गया हो। वो सोते में चीखें मार रहा था जब किसी ने इसे बुरी तरह झिंझोड़ा, शाह सिकंदर आंखें खोलो। वो एकदम ख्वाब से हकीकत में आया। इस ठंड में भी वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। फिर वही ख्वाब देखा था। उन्होंने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। 3 सांसों में थोड़ा थोड़ा पानी पीकर इसने गिलास साइड टेबल पर रखा। जी बाबा, आपकी बहू मेरे पसीने निकाल देती है। इसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यूज निकालकर चेहरा खुश्क किया। कुछ नाम पता भी मालूम हुआ? पागल आंखों वाली लड़की, ये कैसा नाम है? उन्होंने नाम दोहराया। बाबा, वो कुछ भी नहीं बोलती, बस रोती है। मगर इसकी आंखें बाबा, मुझे लगता है जैसे इसकी आंखों में हजारों शिकवे दफन है, जैसे कोई पागल आंखें। अच्छा चलो पता लगाते हैं फिर उसका। तुम सोने की कोशिश करो। आपकी बहू मुझे इतना ही सोने देती है बाबा। कभी मिली तो कान खींचेगा उसके। हाँ ज़रूर। वो हंसे। आप जाकर सो जाएं बाबा, मैं ठीक हूँ। चाहते हुए वो गेट लॉक कर गए थे। वो उठा और वज़ू बनाकर तहज्जुद के लिए जायनमाज़ बिछाने लगा। ये ख्वाब वो तब से देख रहा था जब वो तफरीह के लिए फ्रेंड्स के साथ कैलिफोर्निया गया हुआ था। वापसी पर प्लेन में बैठे बैठे इसे नींद आ गई और नींद में पहला ख्वाब इसने यही देखा था। और वापस आने पर अक्सर ये ख्वाब इसे रातों में खौफज़दा कर देता था। इन ख्वाबों और इस लड़की की वजह से वो सारा दिन बेचैन रहता। बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दोहराता, हर चेहरे को गौर से देखता कि कहीं वो तो नहीं। हर मैरून चादर के पीछे इसे पागल आंखों वाली लड़की का गुमा होता, मगर इसकी तलाश अभी बाकी थी। नेक्स्ट सीन। सुबह जब वो सोकर उठी तो मुंह धोने वॉश बेसिन के करीब खड़ी हुई। पानी के छपाके मुंह पर मार कर वो आईने में अपने सर्द चेहरे और आंखों को देखने लगी, जिस पर कल रात के दर्द शकीका की बाकियात अभी बाकी थी। गुजरते महावत सालों की सख्तियाँ इसके चेहरे पर बाकी थी। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के, आंखों के अंदर तैरती सर्दी और सर्दी से झांकते सुर्ख रेशे। आंखों की एक एक नब्ज उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। वह ऐसी तो नहीं थी। ऐसे याद आया, एक दिन सई ने इसकी मेल की गई तस्वीर देखकर कहा था, हाय गुड़िया लग रही हो कसम से, इतनी नाजुक गुड़िया जैसी। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है? क्या कि आज अब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। वो शायराना अंदाज में खोया हुआ। वो हंस पड़ी। सच ईशे, तुम मेरे पास होती मैं तुम्हें बताता मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। और सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, लहजे में सिमटी शिद्दतें भी झूठी होती हैं। जान मिल लो ना मुझसे, तुम जहाँ कहोगी, जिस पार्क रेस्टोरेंट किसी भी होटल में आ जाऊँगा हमेशा की तरह। वो आज भी इसे मिलने पर उकसा रहा था। वो एक मोहल्ले में रहते हुए कभी एक दूसरे से अकेले में बाकायदा मुलाकात नहीं कर पाए थे। गोके से जई ने कई बार कहा था कि मिलने आऊँ, मगर वो नहीं गई थी। मुझे मिलने से डर लगता है सही। कैसा डर? हम मोहब्बत करते हैं यार। वो तो ठीक है सही, मगर मिलने के बाद हम अपने नहीं रहते। मिलने के बाद हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहता। एक बार मिलकर
बार बार मिलने की ख्वाहिश सर उठाने लगती है, तशने की और बढ़ जाती है। वो खामोश रहा तो इशनात बोल पड़ी, एक बार मिलेंगे ना हम, हमेशा के लिए। तुम मुझे मांगने आना और अपने साथ ले जाना। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, ईशे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मगर वह भी इसकी बात पूरी सुन नहीं पाई थी कि पीछे से इसे अम्मी की आवाज़ आई, ज़ई, अम्मी आ रही हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। और ज़ई का मगर सुनने से पहले ही कॉल कर चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली औरत थी जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद निकाह का पैगाम भेजा था। यूँ अल्लाह ने औरत को ये इजाज़त दी थी कि अगर इसे किसी की आदत या अखलाक पसंद आए तो वो इसे निकाह का पैगाम खुद दे सकती है। मगर अफसोस, हमारे मुआशरे में कुछ लोग औरत के इस अमल को औरत की तौहीन समझते हैं या ऐसा करने वाली लड़की को हकारत की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को निकाह के लिए कहती है तो वो इस नामहरम को महरम बनाना चाहती है, इस रिश्ते को जायज़ नाम देना चाहती है। बस अगर निकाह के पैगाम पर वो लड़का भी राज़ी हो तो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरत और मर्द के दरमियान जायज़ रिश्ता ना हो तो वो ताल्लुक़ गुनाह होता है। अगर कोई शख्स आपके निकाह के पैगाम को इनकार कर देता है, भले ही इसकी 100 मजबूरियाँ क्यों ना हों, उस शख्स से ताल्लुक़ हराम हो जाता है। जो जायज़ रिश्ता नहीं रख सकता, इसके साथ नाजायज़ रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इसी वक्त, उसी लम्हे वो जान गई थी, मगर इसके आगे के सारे लफ्ज़, मगर वह दुआओं से तकदीरें बदल देना चाहती थी। इसे सुना था कि मोहब्बत में सदक ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, इसलिए वो दिल की तमाम तर सच्चाइयों के साथ दुआ में ज़ई का साथ मांगने लगी थी। उसे याद था इस रात जाने कितने दिनों बाद उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी थी कि कोई मौजज़ा उसे मेरा कर दे। अच्छी लड़कियां बुरी बन जाएं तो फिर कभी ना कभी अपनी पुरानी नेकियों के बदले में अल्लाह से मौजज़े की आस लगा लेती हैं, हालांकि इनके अमाल ऐसे भी नहीं रहे होते कि वो बख्शी जा सके। एक धोखा इसे ज़ई ने दिया था, एक धोखा वो खुद ही खुद को दे रही थी। आईने में इसका अक्स फिर बन चुका था, आँखों के डोरे सुर्ख हो चुके थे। इसने अपने बड़े हुए नाखूनों से अपने चेहरे को माथे से थोड़ी तक खुरचना शुरू कर दिया। वो दोनों हाथों के नाखूनों से चेहरे को नोच रही थी। खुरची गई जिल्द पर खून की धारें बनती गईं। नफ़रत है मुझे अपने चेहरे से, नफ़रत है मुझे हर उस चीज़ से जिसमें मुझे तुम्हारा अक्स नज़र आता है। जुदाई जब लिखी जा रही होती है तो अपने अपने हिस्से की यादें भी वापस करनी चाहिए ना। तुम अपनी यादें मेरे पास क्यों छोड़ कर गए हो? क्यों ज़ई, क्यों किया तुमने ऐसा? बेहिसी की इंतहा ये होती है कि हमें दूसरे के गुनाह तो दिखाई देते हैं मगर अपने नहीं। हमेशा की तरह इसका दिल आंसुओं को पीते पीते भर गया था और आंसू बहा देना ही अच्छा होता है, वरना दिलों पर बोझ बन जाते हैं। मगर कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो आंसू बहा कर भी कम नहीं होते। इसके हिस्से में सब्र शायद कम लिखा गया था। नेक्स्ट सीन, एबटाबाद आए इन्हें 6 महीने गुजर चुके थे। ये हवेली दादा ने अपनी ज़िंदगी में ही बाबा के नाम कर दी थी। वो माँ बेटी यहाँ अकेली रहती थी। दादा के 2 बेटे और भी थे, दोनों ही बाबा से छोटे थे। एक इस वक्त इस्लामाबाद में और दूसरे लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फुप्पियों के नाम पर इसके पास 2 रिश्ते थे, एक कराची में, दूसरी यहीं एबटाबाद में मुकीम थी। जब अपनी औलाद जवान हो जाती है तो दूसरों की औलाद चाहे जितनी ही अजीज़ क्यों ना हो, पराई ही रहती है। सब अपनी अपनी लाइफ में मगन थे। बस एक बड़े पुप्पो का घर ही था जहाँ अरिशा भी ब्याही थी। बस एक वही रिश्ता था जहाँ के मकीन इनके दुख को अपना समझते थे। मगर ज़िंदगी यूँ दूसरों के सहारों पर नहीं गुजर सकती। इसकी तालीम अभी मुकम्मल कहाँ हो पाई थी कि वो किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती। तालीम के साथ तजुर्बा भी मांगा जाता था। इसने तो अभी BA भी मुकम्मल नहीं किया था कि तूफ़ान आ पहुँचे। जो भी बहरहाल इसे ही कुछ करना था, कम से कम इतना कि वो माँ बेटियाँ अपनी ज़रूरियात को खुद पूरी कर सकें। इसने
करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी। औरत की टीचिंग से हासिल होने वाली आमदनी मर्द की आमदनी के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा ही बहुत था। अल्लाह जब बाप जैसे मजबूत और वाहिद सहारे चुनता है तो किसी ना किसी को वसीला बना ही देता है। स्कूल से वापस आती 1:30 बज जाता। नमाज के बाद खाना खाकर कुछ देर सुस्ताने को लेटती कि ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते शाम में। ज़िंदगी की यही रूटीन थी। वो खामोश तबे शुरू से थी, मगर अब तो ऐसे चुप लग गई थी कि इतनी बड़ी हवेली में सन्नाटे छाए रहते। बस ये हवेली गूंजती तब जब अरीशा आपी और अशिया बच्चों के साथ आती थी। नेक्स्ट सीन। आज वो किसी गंदे जौहर में बुरी तरह फंसी हुई थी। इसका आधा धड़ कीचड़ में फंसा था और आधा ऊपर। वो खुद को कीचड़ से निकालने की कोशिश में हाँप रही थी, मगर न वो मुकम्मल ऊपर आ पाती न ही मुकम्मल नीचे। कीचड़ से इसके हाथ भरे हुए थे, बालों पर कई जगह छींटे पड़े थे। मैरून चादर पर जा बचा कीचड़ के धब्बे इसे बदनुमा बना रहे थे। आज फिर वो इसे पुकारे बिना न रह पाया। पागल आंखों वाली लड़की, इसने फिर नजरें उठाई। वही आंखों में हजार शिकवे, वही सुर्ख खूनी आंसू। इन सुर्ख आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर खफगी में बदल गई। शाह ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वह इसके हाथ को थाम लेता, एक भूचाल आया और जौहर ने इस लड़की को मुकम्मल तौर पर निगल लिया था। आज इसकी चीखें पहले से ज़्यादा ऊंची थी। वो अभी तक ख्वाब किसी कैफियत में था। तकिए पर सर रखे दोबारा लेट गया। शाह, एक बात पूछूं? वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेटे लेटे ही आंखें खोलकर बाबा को देखा। देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन पापा, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तुम हॉलीडेज़ पर फ्रेंड्स के साथ कैलिफोर्निया गए हुए थे। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मगर हो सकता है तुमने वहाँ, कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं ना। वो उठकर बैठ गया। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा, मैं ब्रिगेडियर सैयद इब्राहिम शाह का पोता हूँ और रिटायर्ड कर्नल सैयद एहतशाम शाह का बेटा कैप्टन सैयद सिकंदर शाह हूँ। बाबा, हम लोग जान देना चाहते हैं, लेना नहीं। वो खफा हुआ था। इसे होना भी चाहिए था। मुझे फ़ख्र है अपनी तरबियत पर। कर्नल साहब ने इसके कंधे पर थपकी दी। वह अभी भी रूठा रूठा था। यार शाह, मुझे लगता है किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो ना समझे की कैफियत में बाप के चेहरे को देखने लगा। शायद कहीं कोई ऐसा है जो कुछ मुश्किल में है और खुदा ने तुम्हें उसकी मदद के लिए चुना है। अगर ऐसा है बाबा, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं? इसे बाप की तायद चाहिए। बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला मेरे बेटे को रास्ते और मंजिलें अता करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने इसके सर पर बोसा दिया। थैंक यू बाबा। शाह ने बाप के दोनों हाथ चूम लिए। नेक्स्ट सीन। खूबसूरत से शाह विला का मंजर था ये, जहाँ ब्रिगेडियर सैयद इब्राहिम शाह के इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट आर सैयद एहतशाम शाह अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटों सैयद वहाज शाह और सैयद सिकंदर शाह के साथ रहते थे। इनके बड़े बेटे मेजर डॉक्टर सैयद वहाज शाह शादीशुदा थे और अपनी बीवी महविश वहाज और बेटे सैयद वासे शाह के साथ शाह विला में रहते थे। सैयद सिकंदर शाह एयरफोर्स में अपनी विंग के ग्रुप कैप्टन थे और इस वक्त अपनी छुट्टियां एंजॉय करने शाह विला में मौजूद थे। इनकी फैमिली पुश्त दर पुश्त फौज के साथ मुंसलिक रहती चली आ रही थी। बिलाशुबा वो एक फौजी घराना था। नेक्स्ट सीन। वो सहन में बने क्यारियों के पास बैठी थी, जिस पर गुलाब के फूल लगे थे। ये पौधा आप ही लगा कर गई थी और अब जाकर इस पर फूल खिलने लगे थे। ताज़ा फूलों की खुशबू सहन में रची बसी थी। फूलों को देखते इसे फूल चेहरा नजर आया था और वह फिर माजी में पहुंच गई। तुम लड़की हो? अजीब सा सवाल पूछा गया। कोई शक है? हाँ ना कोई चूड़ियाँ, ना पायल, ना बालियाँ, ना नोज रिंग। ऐसी लड़की सही ने पहली बार देखी है। वो हंसी और बोली, मैं बस ऐसे ही हूँ। मुझे ज्वेलरी से वहशत होती है, खासकर चूड़ियों से। जब छन छन करती हैं इनकी आवाज़ बुरी लगती है मुझे। कोई वहशत नहीं होती। मैं चूड़ियाँ भेजूँगा, पहन लेना।
मुझे मेहंदी और चूड़ियों वाले हाथ अच्छे लगते हैं। फिर ज़ई ने इसे सुर्ख रंग के कांच की चूड़ियाँ भेजी जो इसने पहन ली थी। इसे चूड़ियों के छन छन की आवाज़ से सुनाई थी। हाय, दिल चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। ज़ई की ऐसी बातों पर इसकी सांसें रुकने लगती थी। आई लव यू इशे, आई लव यू टू ज़ई। और जब हकीकत मालूम हो जाए कि प्यार सारा फरेब था तो दुनिया ही नहीं अपना आप भी बुरा लगने लगता है। अब गुलाब के साथ लगे कांटे से दिखाई दिए। गुलाबों को छूने की खातिर जो हाथ इसने बढ़ाया था अब कांटों की तरफ जाने लगा था। मोटे नोकदार कांटों भरी टहनी इसने अपनी हथेली पर रख ली थी। काजल से पाक बेरंग आंखें ऐसे कांटों की आदी हो चुकी थी। कुछ देर बाद इसके हथेली से सुर्ख खून निचड़ने लगा था। कांटों से हाथ छुड़ाकर वह हथेली से टपकता खून देखने लगी थी। वह अजियत पसंद हो चुकी थी। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। नेक्स्ट सीन। सूरज की तेज शुआएं एबटाबाद शहर की सड़कों पर फैली हुई थी। शाह आज एबटाबाद किसी दोस्त से मिलने आया था और इस वक्त काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था। इसने अपनी ब्लैक मर्सिडीज सड़क किनारे रोकी। सड़क के मोड़ से कुछ लड़कियां नमूदार हुईं। इसकी नज़र सब लड़कियों से होती हुई अपनी जगह पलटने ही वाली थी कि इसे पीछे से आती हुई एक और लड़की नजर आई। मैरून शाल में इसकी निगाहें उलझी। ये वही शाल थी जो इसकी पागल आंखों वाली लड़की के सर पर होती थी। अभी वो कुछ देर और मैरून शाल में उलझा रहता कि लड़की चलते हुए इसके करीब आई। वो गाड़ी से निकला, ग्लासेस उतारे। चूं चूं इनके दरमियान फासला कम होने लगा था। शाह पर इसकी आंखें वासे होने लगी। वो शाह से चंद कदमों के फासले पर थी जब मैरून शाल वाली की हिजाब में कैद आंखें सरा के सरा ऊपर उठी थी। शाह का सांस हवा में मुअल्लक होकर रह गया था। वो अपना दूसरा पैर गाड़ी से निकालना भूल गया था। वो पलकें झपकने का हुनर भूल गया था। वो पास से गुजरते लोगों को भूल गया था। से याद रहा तो बस इतना, पागल आंखों वाली लड़की। वो ज़ेरे-लब दोहराया। बिलाशबा वो पागल आंखों वाली लड़की ही थी। ऐसे लगा शायद वो अभी भी रात वाले ख्वाब के ज़ेरे असर है। मगर जब वो लड़की इसके सामने गली का मोड़ मुड़ी और सड़क के साथ बनी हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर वो हकीकत में पहुंचा। इसने अपनी तलाश को पा लिया था। नेक्स्ट सीन। शाह ने गाड़ी पोर्च में पार्क की और तकरीबन भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ था। बाबा बाबा की आवाज़ें लगाता वो सामने से आती भाभी से टकराया। इनके हाथ में पकड़ी कच्चे चावलों की छोटी ट्रे ट्रश की आवाज़ के साथ सारे चावल ज़मीन बोस हो गए। अरे अरे क्या हो गया है, क्यों तावले हो रहे हो? दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया क्या? दादू ने दिल पर हाथ रखकर आवाज़ लगाई। सॉरी भाभी। शाह ने दोनों हाथ उठाकर माज़रत तलब की। भाभी ने आँख के इशारे से बाबा का बता दिया। दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते वो स्टडी रूम में पहुँचा। दो जानों बाप के सामने बैठा और सर झुकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। सैयद एहतशाम शाह ने हाथ में पकड़ी किताब गोद में रख दी। खैरत शाह। इसने सर उठाया तो नीली आंखों के गिर्द सुर्ख रेशे दिखाई दिए। बाबा वो मुझे मिल गई है। इसका लहजा, इसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सैयद साहब मुस्कुराए और शाह के माथे पर चिपके बालों को उंगली की मदद से परे हटाया। बुरी बात कैप्टन, रोते नहीं हैं। वो हंस दिया और सर इनके घुटनों पर रख दिया। वो तो जानते थे ये खुशी के आंसू थे। मैंने कहा था ना, अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। पिछली बार जब मैं फ्रेंड्स के साथ एबटाबाद गया हुआ था, वहाँ रास्ते में ये लड़की मैंने देखी थी। वो बहुत खुश थी। इसके लहजे में ख्वाब बोलते थे। बाबा मगर अब इसकी आंखों में ख्वाब मर गई हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसकी आंखों से रोशनी चुरा ली हो। उसे मेरी नज़र लग गई है बाबा। उन्होंने अपने शहजादों जैसे फौजी बेटे को देखा जिसे इसके ख्वाबों ने कुछ हफ्तों में कुमला कर रख दिया था। सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसने बाप के घुटनों पर सर रख दिया। कैसे बाबा? कुछ सोचते हैं इस बारे में। तुम फ्रेश होकर आओ, लॉन में चाय इकट्ठी पीते हैं।
वो सर हिलाकर उठते हुए बाहर चला गया। ऐसा रास्ता मिल गया था, बस मंजिल तक जाना बाकी रह गया था। नेक्स्ट सीन। एबटाबाद शहर में सर्दियों की रातें इतनी खामोश होती कि गीदड़ों के हाउ हाउ की आवाज़ें साफ सुनाई जाती थी। शुरू में से खौफ आता था, मगर अब वो आदी हो गई थी। 31 दिसंबर की इस रात 11:35 पर वो राइटिंग टेबल के करीब डायरी लिए आ बैठी थी। 12 बजने में 25 मिनट बाकी थे। साल का पुराना हिंदसा बदलने वाला था। उसे याद था, शहर कराची में आज का दिन एक जैसा होता था। फटे साइलेंसर की आवाज़ें 12 बजते ही, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, लोगों की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ें वो घर बैठे सुन सकती थी। लेकिन आज के दिन सिर्फ कैलेंडर का साल ही नहीं बदलना था, यह दिन किसी के बर्थडे का दिन भी था। वो चंद साल पीछे चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सई। थैंक यू सो मच मेरी जान, यू मेड माई डे ब्यूटीफुल। कैसे लगा गिफ्ट? बहुत प्यारा। वंस अगेन थैंक यू। मैंने पहन भी ली, देखो। एक तस्वीर इसे इनबॉक्स में मिली, सई के हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच जिस पर इसने अपने लब रखे थे। ईशे की गाल ब्लिश कर उठे। वैसे ये रिस्ट वॉच क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ ये घड़ी तुम्हें हर घंटे के साथ याद दिलाए कि कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और दिन के इतने सारे वक्त में से तुम्हें कुछ हिस्सा निकाल कर इसके लिए भी रखना है। अच्छा जनाब, और कोई हुक्म? और केक कब खिला रहे हैं? आ करो, खिलाता हूँ। वो हंसने लगी। अब एक अर्ज मेरी भी है, कहिए। आज की रात मेरे नाम। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, पूरी रात। मगर सही चांद प्लीज़ इनकार नहीं। अच्छा ठीक है। वो मान गई कि वो इसे खोने से डरती थी और वो सही को खोना नहीं चाहती थी। इसके लिए सही सब कुछ था। इसे 11 बजे के बाद सेलफोन यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। आज से पहले वो हमेशा सही से माजरत करके चली जाती थी, मगर आज सही के इसरार पर सही के लिए इसने अपना एक और उसूल तोड़ा था। खट खट की आवाज़ों से वो हाल में लौटी। शायद कोई बिल्ली छत पर भागी थी। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। इसने सेलफोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और अचीव्ड चैट मैसेज सही के नंबर पर क्लिक किया। टाइप मैसेज में एक जुमला टाइप किया, हैप्पी बर्थडे सही, और फिर सेंड के ऑप्शन को टच करके रवाना कर दिया। मगर इसे डबल क्लिक रिसीव नहीं हुआ था। न इसका भेजा इश्नार गया, न टिक मार्क ब्लू हुआ। शायद नहीं, यकीनन वो ये नंबर ख़त्म कर चुका था, या फिर मुमकिन है वो व्हाट्सएप ख़त्म कर चुका था। वो जानती थी इसे कोई रिप्लाई नहीं मिलना। वो हमेशा इसे एक शेर सुनाती थी, लावारिस कब्रों पर दुआएं कौन करता है, जिस पर वो कहता था मैं करूँगा ना दुआएं, मगर ईशा ठीक कहती थी। सही इसे लावारिस कब्र बनाकर फेंक गया था। मोबाइल साइड पर रखकर इसने डायरी को खोला और ग्रीन रंग के कलम का ढक्कन हटाकर कलम को डायरी पर घसीटा। सुर्ख रंग की रोशनाई सफ़ेद रंग के पेज पर चमकने लगी थी। बहुत खूबसूरत सा बर्थडे केक ड्राइंग करने के बाद इसने नीचे हैप्पी बर्थडे सही लिखा। इसके सामने वाले सफ़े पर इसने स्याह रंग की रोशनाई वाला कलम घसीटा। मेरी घड़ी तो तुमने उतार दी होगी ना। मेरा बनाया गाजर का हलवा अब अपना जायका खो चुका होगा। मेरी तस्वीरों की जगह चंद नई तस्वीरें तुम्हें गुड़िया जैसी लग रही होंगी। गर्ज, ईशे का हर नक्श मिट चुका होगा अब तक, मगर सही तुम्हारी पहनाई गई पायलों की खुशबू मुझे अभी भी अपने पैरों से उठती महसूस होती है। वो सुर्ख चूड़ियाँ मैंने उतार दी हैं कि जब वो छनकती हैं तो तुम्हारे जख्म मेरे अंदर रुसने लगते हैं। मेरी नोज रिंग मेरा मुंह चुराती है। तुमने मुझे किसी से बदल दिया है, मगर मैं तुम्हें वहाँ से इंच भर नहीं हटा पा रही जहाँ तुम थे। मैं रोना नहीं चाहती सही कि आंसू बेरहम होते हैं, बद्दुआएं देने लगते हैं, पर सही आंसुओं को रोकते रोकते मेरा दिल बंद होने लगता है। मैं अपने आंसुओं से कहूँगी वो तुम्हें कुछ ना कहें। तुम हमेशा खुश रहना सही, हमेशा।
اور اس کے آس پاس کہیں ٹوٹے ہوئے دل رقم کر دیے۔ ڈائری کے ورق پر سرخ رنگ کی گریٹنگز نیلے نائٹ بلب کی روشنی میں افسردگی پھیلا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے جھگنوں آنسوؤں کو قید کرتے کرتے ہار گئے تھے۔ 2 قطرے دونوں آنکھوں نے سر کی بڑھتے وش پر گرائے تھے۔ کاغذ کی سطح گیلی ہونے لگی تو اس نے ڈائری بند کر کے سر کو ڈائری پر گرا لیا۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اشنال عبداللہ تھی۔ ہر بار اسے نئے انداز سے وش کرتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ایبٹ آباد میں پرانے طرز کی بنی ان کی حویلی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس راستے سے گزرنے والے بہت سے اجنبی مسافر ان کی حویلی کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے اور چل دیتے۔ کئی بار اجنبی عورتیں ان کی حویلی میں ریسٹ کرنے آتی۔ وہ اکثر امی سے کہتی، اللہ جانے امی، ہم اب تک کتنے دہشت گردوں کو پانی پلا چکے ہیں۔ جس پر آسیہ خاتون کہتی، پانی پلانا ثواب ہے، پھر چاہے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح کسی شام 2 اجنبی عورتیں ان کے گھر کچھ دیر ریسٹ کے لیے آئیں۔ اگلے دن وہی 2 عورتیں اشنال کا رشتہ لینے آ پہنچیں۔ ان دونوں میں ایک خاصی عمر رسیدہ خاتون تھی جبکہ دوسری آپ ہی جتنی تھی۔ وہ خاصے امیر گھرانے کی دکھتی تھی۔ اپنے اب تک کے آنے والے رشتوں کا سن سن کر اس کے کان پک چکے تھے، اس لیے وہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے میں ان کے کوئی 9-10 چکر لگ چکے تھے۔ کافی مستقل مزاج لوگ تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی رشتہ آسمانوں پر لکھ دیا جاتا ہے تو زمین والوں کے دل میں اللہ خود ہی اس کا خیال ڈال دیتا ہے۔ اشنال کی پوری فیملی کو وہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ اب باری اشنال کی مرضی پوچھنے کی تھی۔ بریگیڈیئر کا پوتا، کرنل کا بیٹا، کیپٹن کا بھائی، خود بھی پائلٹ، باہر رشے فوجیوں کے خاندان میں جا رہی ہو۔ اشیا اسے اس نئے رشتے سے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی جسے اشنال ہمیشہ کی طرح اکتائے ہوئے انداز میں سن رہی تھی، اور سامنے لیٹی اشیا کی ننھی ہورین کو سیریلیک کھلائی جا رہی تھی۔ میں نے کسی فوجی سے شادی نہیں کرنی، ہمیشہ کی طرح انکار ہوا۔ ابھی بہانہ آنا باقی تھا۔ لے، پاکستان کی آدھی کڑیاں فوجیوں کے لیے مری جا رہی ہیں، ادھر اپنی ایشا میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اشیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نخرے نہیں کر رہی، بس انکار کر رہی ہوں۔ اس نے تصحیح کی۔ انکار کا ریزن؟ فوجی ہے تو شہید ہو جائے گا، تو میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ شرارتی ہورین نے اس کے ہاتھ سے اسپون پکڑنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں چمچ میں بھرا سفوف نیپکن پر گرا تھا۔ اشنال نے اسے گوڑی دی جس پر وہ کھلکھلائی۔ بیوہ نہیں، شہید کی بیوہ کہلاؤ گی، پاگل۔ کچھ بھی ہے، میں نے اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم نے جاتے ہی بیوہ ہو جانا ہے۔ اشیا کو یہ بھونڈا جواز ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہاں تو فوجیوں کی زندگی کا کیا بھروسہ، بس میری طرف سے انکار ہے۔ ہورین کا پیٹ بھرنے کے بعد اب وہ نیپکن اتار رہی تھی کہ اسے کمرے میں داخل ہوتی امی کی آواز سنائی دی۔ ملیشیا والے سے شادی نہیں کرنی، فراڈیو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی، ان سے میڈیسنز کی اسمیل آتی ہے۔ فوجی سے نہیں کرنی، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس سے پوچھو اس موئے کتابوں والے سے کرا دو اس کی شادی، سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ اور تو ان دونوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ موئے کتابیں دکان پر سجا کر رکھتا ہے، یہ وہاں سے اٹھا کر گھر میں سجا لیتی ہے۔ امی نہایت غصے میں بولی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، 2 مہینہ ہے، اس ڈیش نے ڈائجسٹ لانے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے اسے منع کیا ہوگا۔ امی اس کے بات کو اگنور کرتی کمرے سے اپنا چشمہ اٹھائے نکل گئی۔ شکر کرو امی کو ڈیش کا مطلب نہیں پتا، ورنہ تمہاری کمر ہوتی اور امی کی باٹا کی جوتی ہوتی، ٹھا کر کے بچتی۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر ہورین کی کرکاریں بھی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ روتے روتے ہنستی ہوں پھر روتی ہوں، عشق نے کیسی مجھ کو سزا دی شہزادے۔ نیکسٹ سین۔ عشاء کی نماز کے بعد اس نے سلام پھیرا تو ساتھی پائلٹ فیضان دی کہ گھر سے اس کے لیے کال آئی ہے۔ اس نے بابا کے نمبر پر کال بیک کی۔ کیسے ہو شاہ؟ کرم ہے اللہ کا، آپ سنائیں؟ یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ وہ بابا، کوئی جواب آیا وہاں سے؟ نہیں شاہ، ابھی تک تو کوئی مؤثر جواب نہیں آیا۔ تمہاری دادو اور بھابھی گئی تھی، آج فون نمبر لائی ہیں، اب دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ بابا، اگر انکار ہو گیا تو؟
कैप्टन मायूसी वाली बातें नहीं करते। उन्होंने शाह की नेगेटिव सोच को टोका। अगर अल्लाह ने इसे तुम्हारे नसीब में लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि वाकई लिखा है, तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। टेंशन ना लो, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस्ड रहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। वो अज़म से मुस्कुराया और चंद बातों के बाद फ़ोन बंद करके सोने लेट गया। पहले इसके ख्वाब इसे सताते थे, अब वो खुद ख्वाब देखना चाहता था। नेक्स्ट सीन। इसकी गुलाबी मायल रंगत में सर्दियाँ घुल गई थी। हाथों की नीली रगें उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इसके जिस्म का गोश्त गल सड़ गया था। आंखों के गिर्द हल्के बासे दिखाई देते थे। खाने बैठती तो खाना देखकर इसकी भूख खत्म हो जाती। सुबह स्कूल जाती, शाम में ट्यूशन पढ़ाती, छुट्टी का सारा दिन लेटे लेटे गुजार देती। दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर चुकी थी। बहनों के घर भी नहीं जाती थी। वो मर नहीं सकती थी, ये तो तय था। अपनी ज़िंदगी के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। माइग्रेन ने आज फिर इस पर हमला किया था। यूँ लग रहा था जैसे कोई इसके सर पर हथौड़े से ज़रबे लगा रहा है। सर को दोनों हाथों में जकड़े कभी वो मुक्के मारती, कभी तकिए को सर पर रख कर लेट जाती, कभी इसे कह आने लगती। इसका जिस्म कांपने लगता। इस कदर शदीद दर्द इसे हमेशा लगता है कि वो आज मर जाएगी। इस दर्द ने इसकी आधी जान ख़त्म कर ली थी। मेडिसिन लेने पर बाज़ औक़ात आराम ना आता। 3 दिन गुजर जाते। वो यूं ही बेसुध पड़ी रहती। वो यकीन से कह सकती थी कि इसकी मौत माइग्रेन से ही लिखी है। नेक्स्ट सीन। पूरे घर की सफाई ख़त्म करने के बाद वह इस आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी जो खास मेहमानों के लिए मुख्तस था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कोई जाने पहचाने खुशबू इसकी सांसों से टकराई। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, बाबा। सिगरेट की खुशबू ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में रखा था। इसे कारपेट पर नज़र दौड़ाई। एश ट्रे में 3 से 4 अध जले सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई आया था। वह एश ट्रे उठाकर रूम से बाहर निकल आई। अम्मी अम्मी अम्मी, ये सिगरेट, कोई आया था क्या? हाँ, शाह आया था कल। अम्मी ने सब्जियां काटते मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। शाह, ये नाम सुनकर इसके कान पक चुके थे। चेहरे पर नागवारी तरह आई। इससे लब भेज लिए। वो पलटी और एश ट्रे में पड़ी राख को डस्टबिन में झाड़ा। इसका बस नहीं चल रहा था कि एश ट्रे भी कूड़ेदान की नज़र कर दे। फिर वो रूम में दाखिल हुई। फिर इसे खुशबू ने इस्तकबाल किया। वो खुशबू अभी थोड़ी देर पहले इसे भली लग रही थी, वहीं अब कड़वे धुएं की जैसी महसूस हो रही थी। इसने जल्दी से रूम की सफाई की और खिड़कियों के पर्दे हटाकर फैन फुल स्पीड में चला दिया और खुद बाहर निकल आई। वो समझती थी कि इस तरह करने से कमरे से इसकी सिगरेट की खुशबू चली जाएगी, मगर शाह की खुशबू ने इसके घर का रास्ता हम सफ़र कर लिया था। नेक्स्ट सीन। इस रिश्ते का दबाव इस पर बढ़ने लगा था। सभी राज़ी थे, माँ सिवाय इश्नाया के। अशिया हर हफ्ते से मनाने आती, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदलती। आज भी वो जाते हुए कह गई थी कि इश्नाल, शाह तुमसे बात करना चाहता है। इस नंबर से तुम्हें कॉल आएगी, उठा लेना। और इसे साथ हिदायत की गई थी कि अच्छे अल्फाज ही मुँह से निकालना। फ़ौजियों की रिस्पेक्ट हमारा फ़र्ज़ है। 2 दिन लगातार इसी नंबर से इसे कॉल मिली, जिसे वो इग्नोर करती रही। अभी वो रात का खाना बनाकर किचन से निकली ही थी कि इसका सेलफोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर लहरा रहा था जिसे वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, मगर आज इसे आखिरी फैसला करना था, आर या पार। उसने कॉल रिसीव की। भारी मर्दाना आवाज़ में सलाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सैयद सिकंदर शाह कहते हैं। गालिबन इस नाम से तो आप वाकिफ़ होंगी ना? कैसी हैं आप? ठहर कर किए गए सवालात पर वो फट पड़ी। किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर इससे ये मत पूछें कि वो कैसी है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। शाह खामोश रहा। माजरत के साथ, मगर आप जैसा ढीठ शख्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर वो मुस्कुराया। इसे इश्नाल अब्दुल्लाह के बारे में तफसीलन बता दिया गया था और वो कुछ था भी फ़ौजी बंदा, ऐसे हमलों के लिए तैयार रहता था। आप मुझे इनकार का सो कॉल्ड रीज़न बता सकती हैं? मैं आपको कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूँ। वो समझ सकता था कि इसका पाला इसके मुल्क की तरह सरफरे
حریف سے ہوا تھا، مگر اپنے اس سرپھرے حریف کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک فوجی تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے کسی انکار سے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ نکاح نہیں رکوا سکتا۔ شاہ نے اپنا موقف پیش کیا تو اشنار کا خون کھول اٹھا۔ کوئی بھی مرد کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور رہتا ہو۔ آخر کار وہ سچ بول ہی پڑی۔ شاہ کے اندر کچھ ٹوٹا، شاید دل، مگر نہیں، اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں، وہ ہر طرح سے تیار تھا۔ دھیمے لہجے میں وہ اپنا اثر چھوڑ کچھ دیر تک کچھ نہ بھول سکی۔ آپ نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، یا شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی کہ فوجی غداروں سے رواتب نہیں بڑھاتے۔ ایک فوجی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی اور کو یاد کرے؟ بستے زاہیہ مسکرائی۔ بالکل، ہمارے شعبے میں غداری کی سزا موت ہے، اور میں اپنی بیوی کو کبھی اس کام کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اشنار سید بن جانے کے بعد آپ سب کچھ بھول جائیں گی، کیونکہ آپ کسی کے نکاح میں ہوں گی، اور نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے آگے باقی ساری چیزیں بے معنی رہ جاتی ہیں۔ ہاں، اس کی ہنسی میں طنز تھا جسے وہ محسوس کر چکا تھا۔ کئی سال میں جسے ایک لمحہ نہیں بھولی، اسے بس نام کے ساتھ سید لگانے سے بھلا دوں گی۔ سلام ہے آپ کی سوچ کو کیپٹن شاہ۔ کیپٹن شاہ پر اس کا دل دھڑکا، وہ مسکرایا تو گالوں پر پڑنے والے بھنور بھی بول اٹھے۔ جو شخص آپ کے دل کا سکون کھا جائے، اسے آپ کے دل میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنا انوکھا سا نام ایک اجنبی کے منہ سے سن کر اسے بہت برا لگا۔ اسے اسپیکر سے اٹھنے والی شائستہ آواز کے پیچھے چھپی بدصورتی جانے والے لہجے میں بولی، یہ میرا دل ہے، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس میں کسے رہنا ہے اور کسے نہیں۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ جی بہتر۔ اشنار نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوا تو شاہ نے ایک آہ بھر کر بادلوں میں چھپن چھپائی کھیلتے چاند کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ جس بات کا اسے گمان تھا، اس پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ اس کی پاگل آنکھوں والی لڑکی کا دل اس کا نہیں تھا، ہاں، مگر وہ تھی اسی کے لیے، اور بہت جلد اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ لان میں ٹہل رہا تھا جب اپنے پیچھے سے کرنل صاحب کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے شاہ، اس وقت یہاں؟ نیند نہیں آ رہی بابا، اس سے بے بسی سے کہا۔ یہاں ٹہلنے سے کیا نیند آ جائے گی؟ سونے کی کوشش میں ہی یہ ٹائم ہو گیا ہے، اندر دم گھٹ رہا تھا اس سے یہاں آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی بابا، میں سویا نہیں تو وہ خواب میں کیسے آئے گی؟ تو شاہ کو عادت ہو گئی ہے اس کی۔ کرنل صاحب مسکرائے۔ عادت نہیں بابا، وہ تو ایسی ہے کہ بس اس سے محبت کی جا سکے۔ عادت چھوڑنے کا من کرتا ہے، پر محبت ہو تو چھوٹ جانے کا خوف ہی گناہ لگتا ہے۔ تو پھر بے چینی کیسی؟ جا کر کہہ دو اسے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے بابا۔ شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے خود۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ ہے؟ مجھے نہیں لگتا بابا، اگر اس کے ساتھ ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی اس کی۔ اسے کسی نے توڑ دیا ہے بابا۔ تو تم چھوڑ دو اسے۔ لیکن مشکل، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہے۔ لڑکیوں کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے پر کرچا نہیں جوڑ پاتا۔ ارے دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، اور تمہیں تو خدا نے خود راستہ دکھایا ہے۔ جب خدا راستے دیتا ہے تو سارے اسباب خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تم ہمت نہ ہارو، اس پر یقین رکھو۔ وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے، ہمت بندھا رہے تھے۔ پر بابا، کسی کے دل سے کسی کو کھرچ کر خود کی جگہ بنانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ ساری عمر یوں ہی خواب ہی دیکھتے رہو گے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، کیا کروں؟ اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی اسے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں شاہ، شاید تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اور وہ سوالیہ نگاہوں سے بابا کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، آج جو دل میں آئے مانگ لو، آج میں بہت خوش ہوں۔ امیر المومنین نے سنا تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والد محترم سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئیں اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو सारी सूरत-ए-हाल बताकर मशवरा मांगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना कि मेराज के वक्त जब आप अर्श मौला पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपके अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ में बातें हुई थी, जहाँ न जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे न करामन कातिबीन वगैरह। इनमें से सिर्फ एक बात बता दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वापस आई और आकर कह दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज के वक्त जब आप अर्श मौला पर तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ आपकी अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ में बातें हुई थी, जो आप और अल्लाह के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं है। इनमें से कोई एक बात बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, वो बातें तो राज की थी, लेकिन चूँकि मैंने वादा किया है इसलिए एक बात ज़रूर बताऊँगा। मैंने अल्लाह से पूछा था कि तुझे अपने बंदे का कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो अल्लाह ने कहा, जब मेरा कोई बंदा किसी टूटे हुए को जोड़ता है, किसी की मदद करता है, तब इसका ये अमल मुझे हर अमल से ज़्यादा पसंद है। अपनी बात के इख्तिताम पर उन्होंने शाह के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, नमाज पढ़ो और सोने की कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुराए। शाह सर हिलाता हुआ रूम की तरफ बढ़ा। नेक्स्ट सीन। सुबह से इसके सर में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर लेटी थी। तकिए को सर पर रख कर दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था। दोनों बहनें इश्नाल के आसपास बैठी थी। हूबहू डीन विंचेस्टर की डुप्लीकेट है, कसमें। वहीं खड़ी मगरूर नाक, वहीं बॉडी, गाल पर पड़ता डिम्पल, वहीं टोर, वहीं डीन विंचेस्टर जैसा एटीट्यूड। आप ही ने इसकी बात काटी। एटीट्यूड नहीं है, बस वो कमगो है। हाँ, लेकिन सूट करता है एटीट्यूड इसे। फौजी हेयर कट, स्टाइलिश सी बेड। वो दोबारा बोली, बस आंखें डीन विंचेस्टर जैसी नहीं हैं, नीली आंखें हैं, सैयद अजमीर शाह की। वल्लाह, हॉलीवुड का हीरो है, हीरो। और इश्नाल तकिए में मुंह दिए ही उकताए हुए लहजे में बोली, और बोली भी तो क्या बोली, हॉलीवुड के हीरो की करतूत भी हॉलीवुड जैसे ही होने हैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आप ही शुरू हुई। नहीं इश्नाल, माशाल्लाह पाक एयरफोर्स में अपने बटालियन का कैप्टन है, बहुत सहीन और डिसेंट लड़का है। हम मिलकर आए हैं इससे, कोई बुरी आदत नहीं है इसमें। फौजियों में बुरी आदतें होती कहाँ हैं? क्या पर्सनैलिटी है यार। मैं तो फौजी यूनिफॉर्म में से देख कर ही गश खा रही थी। आशिया इसकी खूबसूरती से ही नहीं निकल पा रही थी। अब वो उठकर बैठी और तकिए को गोद में रख लिया। आशिया, काश मैं तुम्हें ये कह सकती कि तुम ही शादी कर लो इस डीन विंचेस्टर प्लस फौजी से। इश्नाल ने मुंह बनाया। अगर मुझे ये पहले मिल जाता तो मैं 1 मिनट न लगाती हाँ करने में। इसने अफसोस किया। वो लोग निकाह करना चाहते हैं। आप ही ने बम फोड़ा। खुदा के लिए आप ही बस कर दें। नहीं करनी मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी। खूबसूरत चेहरों ने मास्क पहना होता है, जब ये अपना मास्क उतारते हैं ना तो अंदर से भेड़िए निकलते हैं, भेड़िए, और भेड़िए खा जाते हैं हमारे ख्वाब, हमारी खुशियाँ, हमारा सुकून। वो चिल्ला उठी थी। नौविलों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रखा है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप लोगों के दिमाग हिल गए हैं। एक तो सर का दर्द, ऊपर से ये शाह का बखेरा। वो तंग आ गई थी। बुराई क्या है इस रिश्ते में? आप ही ने वजह पूछी। आप ही 2 अजनबी औरतें एक दिन हमारे घर रेस्ट करने आई, अगले दिन रिश्ता लेकर आ गई, और सदके जाओ अपने घर वालों के जो इनकी खूबसूरती, धीमे लहजे, अमीरी, फौजी खानदान पर दिल हार गई। यानी कि हद है। वो सर पकड़ कर बैठ गई। इश्नाल, ऐसा रिश्ता तुम्हें चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप ही, मुझे अंधेरे ही भले हैं। आप मेरी शादी इसी मोहल्ले की किसी ट्रक ड्राइवर, किसी नान वाले या फिर किसी मोटर मैकेनिक से कर दें, मगर इस कैप्टन शाह से नहीं। मुझे महलों में नहीं रहना आप ही, मुझे ज़मीन पर ही रहने दें। इसकी आवाज़ मध्यम हो गई थी। इंतहाई कोई भोंडा जवाब है इश्नाल। अम्मी से कहती हूँ निकाह की डेट फिक्स कर दें, हमारी लड़की का तो दिमाग चढ़ गया है। वो उठ कर जाने लगी थी कि इश्नाल की आवाज़ पर रुक गई। सुन लें आप, मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई। इसे धमकावा दिया था। किससे करोगी फिर शादी? किस शहजादे की आस में बैठी हो? कोई है तो बताओ। वो सन्नाटों की जड़ में आ गई थी। और वो कैसे बताती? कोई था तो सही, मगर इसने कभी ऐसा इख्तियार, ऐसा हक इसे दिया ही कब था कि उसका नाम ले सकती?
वो तो बस एक बेनाम सा रिश्ता था, लफ्ज़ों का फेक सा ताल्लुक, आवाज़ और चंद टेक्स्ट मैसेजेस का रिश्ता। इतनी बोझ हो गई हूँ मैं आप लोगों पर, तो जहर देकर मार क्यों नहीं देते? आज अगर बाबा जिंदा होते तो कोई मेरे साथ यूँ ना करता। आखिर में इसकी आवाज़ नमी घोल लाई थी। अभी वो मुड़ी ही थी कि अर्शिया की चीख से वापस पलटी। अम्मी! दोनों बहनें भागकर अम्मी के पास पहुंची। आसिया खातून की सांस उखड़ने लगी थी। इन्हें फिर अटैक पड़ा था। अभी इसने उठाने के लिए उठाया ही था कि आपी की आवाज़ इसे सख्ते में छोड़ गई थी। अगर अम्मी को कुछ हुआ तो याद रखना इशनाल, इसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो लोग अम्मी को लेकर दरवाज़ा उबूर कर सख्ता टूटा और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। नेक्स्ट सीन। सफ़ेद रंग के कॉटन के सादा से सूट में बिना किसी मेकअप के सर पर सुर्ख रंग का जरतार दुपट्टे का लंबा सा घूंघट लिए इसे सोफे पर बिठाया गया था। निकाह के पेपर्स इसके सामने रखे थे। कुछ अपने इसके आसपास खड़े इसकी हाँ के मुंतज़िर थे। वो मुट्ठियों को सख्ती से भींचे बैठी थी कि किसी ने ज़बरदस्ती इसकी मुट्ठियाँ खोलकर कलम पकड़ाया। इसकी नज़रें पेपर से हटकर कलम पर जा रुकी। कितनी अजीब बात है ना। ऐसे ही एक कलम से अपनी ज़िंदगी के अनगिनत सालों के हर दिन में जाने कितनी बार वो ज़ई का नाम लिखती आई थी। ऐसे ही एक कलम से कई बार ज़ई ने भी इसका नाम लिखा था, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के न हो पाए थे। एक ये कलम था जिससे बस 3 बार अपना नाम लिखकर ख़ुद को मुकम्मल किसी और के इख्तियार में दे देना था। इस 3 बार लिखे नाम ने 1000 बार लिखे ज़ई के नाम को महज चंद मिनटों में खाक बनाकर उड़ा देना था। इशनाल! इसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने इसे हिलाया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। इसने कलम की नोक को कागज़ पर एक मर्तबा घसीटा जैसे किसी ने इसे आड़े से काट लिया हो। आज से पहले इसे अपना नाम कभी इतना बुरा नहीं लगा था। फिर इसने कलम को दूसरी बार कागज़ पर घसीटा और ज़ई की इशनाल को मर जाने दिया। तीसरी बार इसके नाम के साथ कुछ आंसू भी निकाहनामे में जब्त हो गए थे। वह अब कभी इशनाल ज़ई नहीं बन सकती थी क्योंकि वो इशनाल सैयद बन गई थी। कैप्टन शाह जीत गया था। इशनाल अब्दुल्ला हमेशा के लिए हार गई थी। नेक्स्ट सीन। वो दुपट्टे को खुद पर फैलाए आंखों पर बाजू रखे लेटी थी जब अर्शिया इसके पास आई। आपके शाह साहब तो खासे उतावले साबित हुए हैं। इसने आंखों से हाथ नहीं हटाए। मैंने उड़ती उड़ती सुनी है वो बड़ों को राज़ी कर रहे हैं कि जनाब हमें अपनी मिसेस शाह से मिलने दिया जाए। इसने एकदम आंखों से हाथ हटाए और बेयकीनी से अर्शिया को देखा और बड़े मान गए हैं। अर्शिया बड़े आराम से बोली, क्या दिमाग ख़राब हो गया है सबका? पता नहीं क्या दम पड़ता है सब पर। वो अर्शिया को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अब तो हो गया दम दुरूद, अब तुम मिलने की तैयारी करो। मैंने किसी से नहीं मिलना। जो सब चाहते थे वो कर लिया मैंने। खुदारा मुझ पर इतना जुल्म करे जितना मैं सह सकूं। वो रो देने को थी। वो तुमसे बात करना चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं इससे नहीं मिलना चाहती? उसकी ख्वाहिश है ये, हम उसे नाराज़ नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी, मेरा सुकून, मेरी खुशी कोई क्यों नहीं पूछता? सबको वही नज़र आ रहा है। मैं क्यों नज़र नहीं आती किसी को? इसकी आवाज़ काँप रही थी। बस अब वो आ रहा है। खुदा के लिए ढंग के अल्फाज मुँह से निकाल लेना। नहीं निकाल सकती तो चुप रहना। फौजियों से बेर अच्छा नहीं होता। इसे वार्न करके वो खुद कमरे से निकलने लगी थी कि इशनाल बोल पड़ी, मैं सर फाड़ दूंगी उसका अगर इसने यहाँ कदम रखा तो। फौजी है, खुद निपट लेगा तुमसे। वो बुरी तरह फंसी थी आज इसकी आंखों के जुगनू घबरा गए थे। सॉरी बाबा, मैं सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और सुनो, ये फायर खाने वाले अंदाज में से ना देखना। इंडियन तैयार समझ के मार गिराएगा। इसे मुश्किल में डालकर अर्शिया खुद चली गई थी। इशनाल ने ज़मीन पर पड़े दुपट्टे को उठाकर सर पर जमाया और अच्छी तरह खुद पर ओढ़ लिया। अभी वो किसी वास वगैरह की तलाश में कमरे में नज़र घुमाने लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उछल पड़ी। टेबल पर पड़ी गुलाब जामुन से भरी प्लेट आई जो इसने उठा ली और दीवार की जानिब रुख मोड़े खड़ी रही। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। छुरी पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई।
پھر قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ہاں، کیپٹن شاہ کے استقبال کا طریقہ اچھا ہے، آئی لائک اٹ۔ گمبھیر آواز نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ شاہ نے اس کی چھری والی کلائی تھامی تو اس لمس پر وہ کانپی اور چھری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ایسے کسی بھی لمس سے ناواقف تھی، پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس ہوا تھا اسے۔ اس لمس پر اسے بہت تاؤ چڑھا تھا۔ بس اتنی جلدی سرنڈر؟ کیپٹن شاہ کی وائف سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا میں، اسے چیلنج کرا تھا۔ وہ جو سوچ بیٹھی تھی کہ کیپٹن شاہ کے چاروں طبق روشن کر دے گی، اس کی خود کی آنکھوں کے تارے ناش اس نے بھرپور کلائی چھڑوا لی۔ دیکھیں آپ، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس اچانک جھٹکے پر وہ پلٹتے ہی سیدھا شاہ کے کندھے سے اچانک لون کا ایک طوفان اس کے نتھنوں سے ٹکرایا تو مدہوش کن خوشبو مرچوں کی طرح اس کے دماغ پر چڑھ گئی۔ دماغ غصے سے جھنجھنا اٹھا، دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر گر گیا، کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر جھول گئیں۔ غصے سے جبرے بھیجے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ دیکھیں، شاہ نے اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ رکھے تھے۔ اب اس کا چہرہ شاہ کے عین سامنے تھا، وہ چہرہ جو خواب در خواب اس کی آنکھوں میں رہا تھا، وہ چہرہ جسے اس نے کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے خواب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ ان آنکھوں نے کئی راتیں جگایا ہے، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے کئی راتیں سو نہیں پایا میں۔ آپ نے کیپٹن شاہ کو آن دی ڈیوٹی ڈپریشن میں رکھا ہے، پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ پھر وہ سنبھلا۔ مجھے معلوم ہوتا آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں تو ایسی کوشش پہلے ہی کر لیتا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گال کا ڈمپل اور گہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے تھے، مگر دونوں کے دیکھنے میں فرق تھا۔ ایک انتہائی غصے میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا انتہائی محبت سے۔ وائٹ کرتے میں بلیک ویسٹ کوٹ، فولڈ کف، سلور گھڑی، فوجیوں سا ہیئر کٹ، اسٹائلش بیئرڈ، گالوں پر پڑتا ڈمپل، جو چیزیں سے سب سے منفرد بناتی تھی آنکھیں تھیں۔ اونچا، لمبا، بھرپور قد کاٹ کا مالک کوئی بھی لڑکی آنکھیں بند کیے اسے اپنے لیے منتخب کر سکتی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی اٹرنل خوشبو نے کمرے میں تسلط جما لیا تھا۔ اس نے پاگل آنکھوں والی لڑکی کے ادھورے چہرے کو مکمل دیکھ لیا تھا، مگر اشنال زیادہ دیر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بے بس تھی۔ بالآخر وہ اپنی جھول میں لوٹی اور چیخی، چھوڑے مجھے! فوجی دشمن کو نہیں چھوڑتے، اب تو پھر اپنی جان ہے۔ وہ بے باکیوں کی انتہا پر تھا، جبکہ اشنال سوچ رہی تھی کہ فوجی بھی ٹھڑکے ہوتے ہیں۔ ایک دم فوجیوں سے اسے بیر ہونے لگا۔ ہاں، البتہ اگر آپ آنکھیں کھول کر ریکویسٹ کریں اس طرح کہ کیپٹن ہوش میں آئے تو ممکن ہے میں آپ کا بازو چھوڑ دوں۔ وہ اسے اب تنگ کر رہا تھا جان کر۔ اشنال کا ضبط جواب دینے لگا تھا تو اس نے ایک اور کوشش کی خود کو چھڑانے کی۔ اس بار شاہ نے اس کے دونوں بازو کمر کے پیچھے لے جا کر ایک ہاتھ میں جکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے چھو کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اشنال نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آئی کانٹیکٹ میں صفر تھی۔ وہ مقابل اگر شوق گستاخانہ نیلی آنکھیں ہوں تو اللہ اللہ، وہ مکمل طور پر شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ جانے شاہ، پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ باری باری سے دو یونیک ناموں سے پکار کر شاہ ہنسا اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اپنی بند آنکھوں پر شاہ کا لمس اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ بس سچویشن کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ اسے گمان ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اوپر اٹھا۔ اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی، بند پلکوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ میں سوری نہیں کروں گا، نہ مجھے پچھتاوا ہے کوئی۔ یہ سب ضروری تھا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ پہلے جو کچھ بھی تھا، مگر اب آپ جانے شاہ ہیں۔ آنسو پلکوں سے ٹپکے تو شاہ نے انہیں اپنی پوروں پہ سمیٹ لیا۔ کیا کی امانت، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر شاہ نے اسے خود سے الگ کیا اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پہلے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ زمین پر گرا، پھر وہ خود کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح زمین پر گرتی گئی۔
आंसुओं के साथ सिसकियाँ तेज होते होते चीखों में बदल गईं। गुलाब जामुन की प्लेट उठाकर इसे दीवार से मारी। अपनी आंखों को सख्ती से रगड़ा मगर लम्स कोई मेल तो नहीं था जिसे धोकर रगड़ कर मिटाया जा सकता। उस रात भी वो रात थी। कुछ देर पहले नींद से वो देर तक रोती रही थी। इधर कैप्टन शाह निकाह के बाद मसरूर सा सबसे बारी बारी गले मिलकर वापस एयरबेस चला गया था। वो अपने यकीन पर मोहर लगा गया था कि इसका ख्वाब अब कोई नहीं छीन सकता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, मगर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी इश्नाल अब्दुल्ला, जो इश्नाल सैयद बन जाने के बाद भी वैसी की वैसी थी।